हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारियां टीजीटी की बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम लिटरेचर तो पढ़ ही रहे हैं। जिसमें हमने चारों राइटर्स के वर्क के बारे में पढ़ लिया है। इस समय विलियम शेक्सपियर के वर्क चल रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 7 वर्क्स जो हैं विलियम शेक्सपियर के वो कंप्लीट हो गए हैं, और वही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और अभी अप्रोक्स वही 8 वर्क अभी रिमेन है, जो डे बाय डे हम चला रहे हैं जिनको पढ़ने के लिए। तो ओवरऑल आई वांट टू से यू कि जितने भी चारों पोइट हैं उनके बारे में, और जो ग्रामर पोर्शन की जो भी एरर आ सकती है वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और उस कोर्स को ही टीजीटी का ही जो 2022 का एग्जाम है उसके ही बारे में पढ़ने की इस चैनल पर कोशिश कर रहे हैं। केवल एम ये है, केवल रिवीजन। पढ़ा आप सब लोगों ने बहुत है, ग्रामर पोर्शन सब लोगों ने पढ़ा है। लास्ट ईयर सबने टीजीटी में इंग्लिश पढ़ा है। यू हैव ऑलरेडी नोटेड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बट सवाल आता है रिवीजन का। तो हाउ टू डू रिवीजन एग्जैक्टली? सो नथिंग, जस्ट ये बीएड में ऑलरेडी वी रीड अबाउट 4 skills, and what is 4 skills? LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW। तो जो हमारी LSRW है, तो LSRW ये क्या है? ये दोनों क्या है? रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों क्या है? ये इनपुट है। और ये दोनों क्या है? आउटपुट देती हैं। ये दोनों क्या है? इनपुट देती। ये दोनों क्या है? स्पीकिंग और राइटिंग आउटपुट है। लिसनिंग और रीडिंग क्या है? ये इनपुट है। ठीक है। तो ये चार, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इन चारों स्किल्स का यूज करते हैं। पहले हम आउटपुट देते हैं, पहले हम किसी का सुनते हैं और उसका आउटपुट नोट करते रहते हैं, नोट्स रेडी करते रहते हैं, राइट। आफ्टर दैट क्या होता है कि अब हमको लिख जाता है, कॉपी फुल हो गई पूरी, लिखते 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 अब हमको रिवीजन करना है। बट अब क्या हुई, वो पूरी कॉपी फुल हो गई। तो उसके लिए ही मैंने सिर्फ एक ये पर्पस है इस चैनल का कि केवल रिवीजन, बेस्ड ऑन रिवीजन बेस्ड ऑन चैनल, राइट। केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और इसके लिए आपको कोई भी कॉपी पेन की नीड नहीं है, केवल आप लिसन करिए और सुनिए, केवल सुनिए, मन में अंदर अंदर बार बार रिपीट कीजिए, दोहराइए, रिवीजन करिए। इससे कि आपके अंदर जो है बिल्कुल ही पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और कंफर्म हो जाएंगे। ओके, चलिए। सो अब हम आते हैं टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक आज का है, जिसका हम जो हम आज टॉपिक करेंगे वो हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। हमने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा है, बट हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, जिसके लिए अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। बट बिफोर प्रैक्टिस सेशन वी विल रीस्टार्ट दिस चैप्टर, right? So first we will discuss about verb. So what is verb exactly? You all know about verb. Action word is called verb. एक्शन वर्ड जो होता है, एक्शन वर्ड होता है वो क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है वो हमारा वर्ब होता है। एक्शन वर्ड होता है वो वर्ब होता है, यानी कि इट मीन्स अ वर्ड विच इज टेल्स अबाउट some something action, which is tells about action. That word is yeah, which is tells about action or tells about doing activity. That word is verb, right? अब आता है प्रॉब्लम क्या होती है कि अब वर्ब के भी टाइप्स हो जाते हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग ग्रामर बुक्स में हम शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे टाइप्स पढ़ते रहते हैं, बट एग्जैक्टली क्या टाइप्स होते हैं वर्ब के ये हमको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हम लोग कई बार टाइप्स कई कई तरीके से पढ़ते रहते हैं। तो उसका एक बिल्कुल डेफिनेट टाइप्स है वर्ब का। पहला है फाइनाइट वर्ब, पहला है हमारा फाइनाइट वर्ब है। एंड नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। हमारा फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब में वो वर्ब आती है जो सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर बनता है। सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है फाइनाइट वर्ब में, हमारी वो वर्ब आती है जिसमें सेंटेंस
में जो भी वर्ब यूज होती है उससे सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और जो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ता है, वो वर्ब्स हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स होती है। बट वहीं पर एज इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनमें हमारा क्या होता है, जिनमें हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसमें हमारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और उसका जो सेंस है वो एज इट इज वैसा ही रहता है। हम वर्ब को कहीं भी मूव ऑन करा लें पर उसका स्ट्रक्चर और उसका सेंस जो है वो एज इट इज वही रहता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि फाइनाइट वर्ब में क्या आता है और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या आता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा फाइनाइट वर्ब है इसमें क्या इंक्लूड होता है। तो फाइनाइट वर्ब में हमारा इंक्लूड होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और सेकंड हमारा आता है ट्रांसिटिव वर्ब। ये हमें समझना इसलिए जरूरी है कि ये हमारा बेस है। अगर हम ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, पहले बेसिक होगा, फिर टॉपिक होगा जो एरर से रिलेटेड मोस्टली एग्जाम में अब तक कईयों बार एरर वही घूम फिर के पूछी जा चुकी है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं यू गाइज ऑलरेडी नोटेड, बट क्या है इस समय सिर्फ रिवीजन करना है और उस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आता है ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर आता है हमारा थर्ड लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एंड देन फोर्थ हमारा आता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट है। तो अब हमने पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब जो है 4 टाइप्स की होती है। अब आता है वही नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है पार्टिसिपल फर्स्ट नंबर, and then second number gerund, and then third number infinitive, infinitive, right। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। ये हमारे क्या हो गए, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये हमारे फाइनाइट वर्ब हो गए। अब आता है कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है, कहीं कहीं पर जो है हम ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है या ये जो वर्ब्स होती हैं क्या बोलते हैं, ये इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव वर्ब, इनको हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कह देते हैं। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होएगा। अब हमने फाइनाइट वर्ब में यहाँ अगर लिख दिया ऑर्डिनरी वर्ब, राइट। अब हमने इसके 2 टाइप्स आपको दे दिए, इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव, राइट। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब अगर आ जाता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसी एक पर्टिकुलर चीज के कई नाम हो सकते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे पर्टिकुलर एक नाम नहीं होता है, कई नाम होते हैं हमारे, वैसे ही इनमें भी वर्ब है, इनके कई नामों से बुलाया जाता है। बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डिनरी वर्ब क्या होता है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और उसी ऑर्डिनरी ही वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं, उसी ही ऑर्डिनरी वर्ब को हम क्या कह देते हैं, उसी ही ऑर्डिनरी वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं। प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कह देते हैं ऑर्डिनरी वर्ब को। अब ऑर्डिनरी वर्ब हैज 2 टाइप्स, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, एंड another one is linking verb and another auxiliary verb, and auxiliary verb has 2 types, as you all know about 2 types, primary objective, primary auxiliary, right, primary auxiliary and modal auxiliary। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है जो हमारी बी वर्ब आती है इनसे रिलेट करती है, वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो हमारी, हाँ। तो अब हम पढ़ रहे थे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है। मॉडल ऑक्सिलरी ये टाइप्स हो गए हमारे, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। हम इसके जो अनदर नाम भी होते हैं जो कहे जाते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे मॉडल को मार्जिनल ऑक्सिलरी भी कह देते हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी भी कह देते हैं। ये टाइप है, मतलब एक सेमी मॉडल ऑक्सिलरी भी है, एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है, दोनों जो है इसके टाइप हैं जो कि, हाँ। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। तो हमने क्या पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं,
इंट्रांसिटिव, ट्रांजिटिव, इन दोनों को ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, तीनों कह सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को ही कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी भी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी भी होती है। एक हमारा टाइप्स ये भी कह देते हैं, वैसे होता वो मॉडल ऑक्सिलरी जिसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कह सकते हैं, या कह सकते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी कह सकते हैं। इसमें आता क्या है, डेयर, नीड, यूज टू, डेयर, नीड और यूज्ड टू, ये सेमी मॉडल में मॉडल आ जाता है, डेयर, नीड और यूज्ड टू यूज हो जाता है। और वहीं ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी में आ जाते हैं हमारे विल, शेल, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, यहाँ पर लिख देते हैं शुड, वुड, कुड, ऑट टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या किस में आ जाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको वन बाय वन, कि ये सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमारा आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा हमारा आ जाता है मार्जिनल या कह लो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, और तीसरा हमारा आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तीसरा हमारा क्या आ जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी। तो हमारा जो प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी है उसमें आ जाता है वर्ब जो टू डू होती है, यानी कि वर्ब जो टू डू होती है, यानी कि डू, डस और डिड, ये हमारी आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी में। अब आता है मार्जिनल सेमी मॉडल ऑक्सिलरी में, क्या आ जाता है, सेमी और हाँ, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो है हमारी वर्ब्स आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, वर्ब टू डू डिड आती है, यानी टू बी वर्ब जो होती हैं, कह देते हैं ना कभी कभी, जो वर्ब टू बी होती हैं वो आ जाती है। जैसे कि वर्ब टू डू क्या होती है, डू डज दिस, और वर्ब टू बी क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये हमारी क्या होती है, ये ध्यान रखिएगा कि वर्ब टू बी, वर्ब वर्ब टू बी क्या होती है हमारी, जस्ट मिनट, वर्ब टू बी क्या होती है हमारी, ओह क्या हो रहा है इसमें, हाँ, वर्ब टू बी हमारी क्या होती है, वर्ब टू बी होती है हमारी, वर्ब टू बी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये हमारी वर्ब टू बी होती है। वर्ब टू डू, डू, डस और डिड होती है। और वर्ब टू हैव क्या होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वर्ब वर्ब टू हैव। ठीक है, वर्ब टू हैव में हमारी आती है हैज, हैव और हैड और हैविंग, ये तीनों आती है, हैज, हैव, हैड और हैविंग, ये तीनों हमारी किस में आती है, वर्ब टू हैव में आती है। मार्जिनल सेमी और प्राइमरी में वर्ब टू डू, डू, डस, डिड, और वर्ब टू बी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ठीक है, वर्ब टू हैव में हैज, हैव, हैड और हैविंग आती है। मार्जिनल सेमी में सेमी मॉडल में हमने पढ़ा डेयर आता है, नीड आता है, यूज्ड टू आता है। मॉडल ऑक्सिलरी में हमने पढ़ा विल, शैल, मे, माइट, शुड, कुड, कैन, वुड, वुड और क्या आता है, मस्ट, ऑट टू, ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हमने कंफर्म कर ली, ऑक्सिलरी वर्ब हमने कंफर्म कर ली। ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, एज यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, बट फिर भी हम इसको जो है एलिब्रेट कर देते हैं। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होती है, जब ये जो इंट्रांसिटिव है हमारी, इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारी, वो क्या है, वो अपने इंट्रांसिटिव वर्ब है तो क्या होगा, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता,
ऑब्जेक्ट नहीं आता। बट कभी कभी क्या होता है, हम 4 सेंटेंस दिए होते हैं और उसमें पूछा जाता है इसमें से इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, और हम कैसे पता करें कि इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हो तो उसकी वर्ब से क्या क्वेश्चन यानी व्हाट लगाकर हम पूछते हैं कि पूछेंगे अगर कोई रिप्लाई मिलेगा, अगर कोई रिप्लाई मिलता है क्या लगाने पे, तो हमारा वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस, अगर कोई रिप्लाई मिलता है इंट्रांसिटिव वर्ब का, तो यानी कि ऑब्जेक्ट फिर दिया हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा इंट्रांसिटिव नहीं होगा। अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो हमारा क्या होता है, वो इंट्रांसिटिव होता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, सरला राइट्स। अब हम वर्ब हमारी क्या है, राइट्स। अब हम इससे पूछते हैं सरला क्या लिखती है, सरला क्या लिखती है, क्या इसका रिप्लाई सेंटेंस में नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। जब ये सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या है, ये इंट्रांसिटिव, क्योंकि इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो अपने में ही पूर्ण अर्थ रखता है सेंटेंस। अब वहीं पर आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आता है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, केवल एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आ जाता है शी किल्ड अ रैट। अब आता है, अब इससे पूछे उसने क्या मारा, उसने एक चूहा मारा। यहाँ पर एक रिप्लाई मिल रहा है ना वर्ब से, उसने क्या मारा, उसने एक चूहा मारा। तो ये रैट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब का यानी कि जो क्रिया का प्रभाव होता है वो कर्ता सब्जेक्ट पर ही ना फिनिश होकर ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि जब कभी किसी वर्ब का इफेक्ट केवल सब्जेक्ट पे केवल सब्जेक्ट पे ही नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट पे भी पड़ता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। और जब केवल मतलब वर्ब का इफेक्ट केवल सब्जेक्ट पे ही पढ़कर फिनिश हो जाता है तो वो इंट्रांसिटिव होती है। वो क्या होती है, इंट्रांसिटिव होती है। ठीक है। अब आता है कि इसमें जब एक ऑब्जेक्ट हो ट्रांसिटिव, इसमें कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है, जैसे मी है, अस है, अवर है, ये आते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, नॉन लिविंग थिंग्स में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, दे गेव मी अ पेन, दे गेव मी अ पेन। अब यहाँ पर देखते हैं ये मी क्या है, ये मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये नहीं, जनरली क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और आफ्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, अब सब सेंटेंस में ऐसा नहीं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है। और क्या होता है कि इसका एक ऑब्जेक्ट आता है और इसको एक कॉम्प्लीमेंट भी इसका हो सकता है। तो एज अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट भी, ट्रांजिटिव वर्ब की क्या स्पेशलिटी होती है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा और एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट एक जीरंड भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट एक क्लॉज भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको क्लियर होने चाहिए। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट अगर एक सेंटेंस में एक वर्ड हमारा ट्रांजिटिव है, इट इज नॉट मीन्स कि वो इनट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर एक वर्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन सकता है, अगर एक वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन सकता है तो इट इज नॉट मीन्स कि वह इनट्रांजिटिव नहीं बनेगा, वह वर्ब इनट्रांजिटिव भी बन सकती है, इनट्रांजिटिव वर्ब भी बन सकती है, इंट्रांजिटिव भी बन सकती है। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वॉट लगाने पर पता चल जाता है और होम लगाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन होम के होम ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हैं ना, राइट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, होम का यूज करेंगे। ठीक है। तो इनडायरेक्ट, हाँ, ये हो गया। अब हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट एरर कैसे
आ सकते हैं, किसमें, वर्ब से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें एरर कैसे आ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है, एरर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पॉइंट होंगे वो होंगे, पहला पॉइंट है जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है जैसे हमारा कि बीइंग के बाद हमेशा क्या आएगा, बीइंग के बाद हमेशा पजेसिव वॉइस यूज होगा, बीइंग के बाद हमेशा क्या यूज होगा, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर आएगा हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट वर्ड, ऑलवेज, ठीक है। हैव के किसी भी रूट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, यानी हैव के किसी, यानी टू हैव अगर दिया होगा तो उसमें हैज होगा, हैव होगा और हैड होगा। और एज यू ऑल नो कि ये तीनों जो है वो हमारे परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हैं, तो इसके क्या होते हैं, इसमें हमेशा इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सबको कंफर्म हो गया। और जो बी वर्ब होगी हमारी, बी वर्ब, बी वर्ब यानी कि कौन सी बी वर्ब, वॉज, वर, इज, एम, आर, बीइंग, बीइंग नहीं बीन, बीन, बीइंग भी थी क्या, बीन थी कि बीइंग भी थी, बीन, और क्या आएगी यहाँ पर, हैज, हैव, हैड और हैविंग, हैविंग, ठीक है। इसके बाद क्या होगी, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, यानी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कही जाती है। क्या कही जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कही जाती है। आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस टेंस जो हम यूज करते हैं वो होता है, ठीक है। डू फॉर्म, डू की जो वर्ब होती है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये तीनों वर्ब हमें ध्यान रखनी है कि जो टू बी वर्ब है उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म टू बी वर्ब, और टू हैव वर्ब है अगर तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू डू वर्ब है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब आता है कि जैसे हम मॉडल एक्सिलरीज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसके बाद जैसे एक पॉइंट ये आ गया कि जो मॉडल एक्सिलरीज होते हैं तो उनमें अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है, दे कैन विन द रेस, तो हम आपको यहाँ पर ये बता रहे थे कि जैसे हमने एक ये सेंटेंस लिखा था, हाँ फिर से हम एक ये सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने एक ये मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड जो मतलब एरर आ सकती है वो क्या थी, जैसे हम एक ये सेंटेंस, एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, दे कैन विन द रेस, ठीक है। एक नेक्स्ट सेंटेंस और लिखते हैं, मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, ये दो सेंटेंस हमारे, ठीक है। तो इसमें कहने का सेंस इनका ये है कि इनके बाद पहली बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है, ये तो सबको पता है। और ये पॉइंट है कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी देखो मॉडल है और ये भी मॉडल है, इनके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया गया, मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया गया। अब एक और पॉइंट आता है कि केवल ऑट और यूज्ड, दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिनके साथ टू का ऐड होता है, ऑट टू और यूज्ड टू, राइट, ठीक है। हाँ, और एक कि जब कभी मॉडल के बाद कभी कभी एरर दे दी जाती है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बना करके, इन्फिनेटिव बना करके यानी टू ऐड करके दे दी जाती है, तो वो वहां पर एरर होता है, मोस्टली दे दी जाती है, ठीक है। अब जब दो मॉडल ऑक्सिलरीज को हम हमेशा एंड कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, जैसे ये जोड़ा गया है, मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, तो ये मॉडल है, ये मॉडल है और एंड कंजक्शन से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा गया है, ठीक है, तो जोड़ा जा सकता है, ठीक। मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से मतलब उससे कोई मैटर नहीं करता है, मॉडल ऑक्सिलरीज का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से। हम्म, तो अब आता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज का सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से डिसिप्लिन नहीं होती, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, मॉडल ऑक्सिलरीज के
में के उसके ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से मॉडल ऑक्सिलरी का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नीड और डेयर ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहे जाते हैं। कौन से? नीड और डेयर। इनका यूज अगर एज अ मेन वर्ब यूज होता है, जब नीड और डेयर के साथ नॉट लगा हो तो ये क्या होते हैं? ये मॉडल्स होते हैं। जब इनके साथ अगर नॉट ऐड होता है तो ये क्या होते हैं? ये मॉडल्स होते हैं। ऐसी कंडीशन में ना तो इनका सिंगुलर नीड्स नॉट हो सकता है, ना डेयर्स नॉट हो सकता है, ना ही इनके बाद टू का प्रयोग हो सकता है। इन मॉडल्स की भांति ये कार्य करेंगे। बट जब कभी नीड और डेयर एज अ मेन वर्ब वर्क करते हैं, जब नीड और डेयर एज अ मेन वर्ब वर्क करते हैं, तो इंटेरोगेटिव वर्क में ये मॉडल्स होते हैं। तो इंटेरोगेटिव, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है, डेयर ही बाई अ कार, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये एक मॉडल्स है, यहाँ पर ये क्या है? एक मॉडल्स है। ठीक है, पॉइंट समझने वाला है नीड और डेयर का। अगर उनके बाद, जैसे कि नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नीड और डेयर के बारे में देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं हमारे, ये भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो नीड और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब नीड नॉट लगा हो और डेयर नॉट हो, तभी ये हमारा कैसा वर्क कर रहा है? तभी ये नीड और डेयर एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्क कर रहे हैं। तभी हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं? एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जब नीड, सेकेंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जब नीड और डेयर जब हमारे कैसे यूज होंगे? एज अ मेन वर्ब यूज होंगे, एज अ मेन वर्ब यूज होंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। एज अ मेन वर्ब यूज होंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्या होगा? तभी ये एज अ मॉडल यूज होंगे। कैसे यूज होंगे? एज अ मॉडल्स यूज होंगे, एज अ मॉडल्स यूज होंगे, एज अ मॉडल्स यूज होंगे। राइट, अब आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नीड नॉट और डेयर नॉट होगा तब भी ये एज अ मॉडल यूज होंगे, एज अ मॉडल्स यूज होंगे। और जब नीड और डेयर के बाद मेन वर्ब आएगी बट सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव होगा तब भी ये मॉडल्स होंगे। और व्हेन डेयर या नीड का प्रयोग मेन वर्ब हो के रूप में हो और सामान्य वर्ब की तरह इनका यूज हो, जैसे दे नीड सम मनी, दे डू नॉट नीड एनी मनी, डू दे नीड सम मनी। ध्यान रखिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा एक मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग एंड से जोड़कर अगर किया जा रहा है अथा उनके लिए मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों ही ऑक्सिलरीज के लिए मेन वर्ब के फॉर्म्स को क्लियर कर देना चाहिए। यानी कि जैसे कि एक सेंटेंस हमारा दिया है, ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, ये दिया है। यहाँ पर ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना, टू हैव, हैज, हैव, हैड एंड हैविंग। एंड यहाँ पर ये क्या है? डू अ लॉट ऑफ, ये विल क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरी। ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, तो हैज तथा विल का यूज तो किया गया है सेंटेंस में, पर आप जानते हैं कि हैज और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, सेल विल यानी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। हैज के लिए डू का, विल के लिए डू का वर्ब फर्स्ट फॉर्म डू, यानी कहने का मतलब ये, अगर ऐसा सेंटेंस में स्ट्रक्चर आ जाए तो हमको क्या करना है कि हमको इन दोनों की मेन वर्ब अपनी अलग ही अलग रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हैज के बाद एंड लगा दिया और इसके बाद विल लगा के फिर हमने डू लिख दिया, नहीं, यहाँ पर इस पार्ट में एरर हो जाएगा। इसकी अपनी मेन वर्ब होगी और इसकी अपनी मेन वर्ब आएगी साथ में। ठीक है, ये पॉइंट का कहने का मतलब है। ठीक है, और व्हेन, जब दो सब्जेक्ट, अब नेक्स्ट एक एरर पॉइंट है, नीड और डेयर पॉइंट हो गए कि नीड नॉट और डेयर नॉट होगा तब भी एज अ मॉडल्स यूज होगा। नीड और डेयर जब एज अ इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होंगे तब भी वो एज अ मॉडल्स यूज होंगे। और हैज, विल आएगा अगर, तो प्राइमरी वर्ब की प्राइमरी वर्ब होगी हैज, तो उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगा। मॉडल विल है, विल क्या है? मॉडल है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसके बाद यूज होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है, व्हेन टू सब्जेक्ट जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के होंगे तो उनके साथ जो टू बी में कौन कौन सी वर्ब आती है? हमने पढ़ी है, इज, एम, आर, वॉज, वर और वॉज, वर। ये हमारी आती है बीन, बीन भी होती है, ये हमारी आती है टू बी में।
तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी और इनके लिए सब्जेक्ट के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब वो क्लियर होगी। यानी जैसे एक सेंटेंस क्लियर करते हैं, जैसे लिखा है 3 वर किल्ड एंड वन was इंजर्ड। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये और ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि प्लूरल है। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और ये क्या है, सब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब इसकी अपनी प्लूरल वर्ब और प्लूरल नंबर की वर्ब होगी, इसकी अपनी प्लूरल नंबर की वर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि हाँ तो ये हमारे कुछ जो है वो एरर हो गया। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू अवर सोसाइटी। तो इसमें अब क्या है, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एरर का, उसमें क्या है कि यू मस्ट नॉट हेल्ड, हेल्ड के बदले किसका यूज होगा यहाँ पर, हेल्ड के बदले हमारा यूज होगा होल्ड का। और क्यों यूज होगा होल्ड का, क्योंकि हेल्ड होल्ड का पास्ट फॉर्म है। बात समझ में आई कि होल्ड जो है और उसका पास्ट फॉर्म क्या है, हेल्ड। उसका पास्ट फॉर्म क्या है, हेल्ड। हेल्ड का पास्ट फॉर्म यानी कि हेल्ड जो है वो जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म होल्ड है और उसका जो पास्ट फॉर्म है वो हेल्ड है। और यहाँ पर मस्ट यानी मॉडल ऑक्सिलरीज यूज हुई है, और इसके बाद हमेशा क्या यूज होता है, इसके बाद हमेशा यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इस पार्ट में एरर है, हेल्ड नहीं होगी, मस्ट नॉट हेल्ड नहीं, मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम। तो ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि हेल्ड जो है वो होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, हेल्ड, हेल्ड और हेल्ड ये हमारा क्या है, ये हमारे सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम, नो एरर। तो इसके बाद कैन नॉट और टेल ही आया है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री has and will face are the outcome of the selfishness of our so-called saviors। अब यहाँ पर देखो, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज एंड विल, तो हैज के बाद की जो मेन वर्ब नहीं है, विल के बाद की जो मेन वर्ब, यहाँ पर एक ऐसी, अभी हमने पढ़ा भी है कि यहाँ पर एक ऐसी मेन वर्ब होगी जो अपने साथ एक क्या लाएगी, एक मेन वर्ब लाएगी। तो यहाँ होगी फेज्ड। जब ऐसे दो वर्ब हो, हैज और विल, और जो एक कंजंक्शन से ज्वाइंट हो, तो उनकी अपनी अपनी दो मेन वर्ब अलग अलग होती है। ठीक है, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, दोनों ऑक्सिलरीज वर्ब्स के एक ही मेन वर्ब्स का प्रयोग होता है। हैव हैज हैड अपने साथ क्या लाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाता है। ठीक है, दे हैव डन इट इन नो टाइम, ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ आंसर्स। इन दोनों वाक्यों में ही मतलब कि जैसे ये जो सेंटेंस दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस हमारा दिया जाता है, ही हैज रिटन he has written a lot of answers। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, he will write a lot of answers। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब दोनों सेंटेंस में ही और a lot of answers कॉमन है, बट मिस कॉमन क्या है, हैज रिटन और विल राइट। क्यों, क्योंकि हैज अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएगा और विल एक मॉडल है और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यही सेंटेंस में समझाने की कोशिश कर रहा है, हैज और विल दोनों हो, लेकिन ये अपने साथ एक फेस्ड लेकर आएगा और विल अपने साथ फेस लिखेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में, नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड as today when the problem of unemployment are dominant। हमने पढ़ा था कि बीन क्या है, बीन जो है वो एक टू बी फॉर्म का है, टू बी फॉर्म में आती है बीन, और उसके बाद जो टू बी फॉर्म जब हमारे होते हैं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो नेवर स्टूडेंट्स, नेवर द स्टूडेंट्स के पहले जो है वो किसका, द नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन, नेवर द स्टूडेंट्स के पहले किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा।
नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि नेवर बिफोर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होती है। सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स और वर्ब हैव होगा। आप समझ में आ गया होगा कि जो नेवर बिफोर से सेंटेंस शुरू होते हैं, पॉइंट ध्यान रखिए, जो नेवर बिफोर से सेंटेंस शुरू होते हैं उनके बाद जो भी वर्ड आता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेवर बिफोर के बाद लगेगी, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, द स्टूडेंट्स आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, द स्टूडेंट्स आएगा। उसके बाद हमारा क्या यूज होगा, द स्टूडेंट्स यूज होगा। नेवर बिफोर से जो हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे उनकी जो काया पलट हो जाती है, जैसे हार्डली और ये जो एडवर्ब्स से स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस की काया पलट हो जाती है, मतलब कि उसमें मेन वर्ब जो होती है वो, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स। तो इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, ठीक है, यू मस्ट थॉट, और यहाँ पर ये थॉट आया है तो यू मस्ट थिंक होगा, थॉट तो होगा ही नहीं, क्योंकि मस्ट है, मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय। डाउटेड के बदले क्या होगा, डू यू डाउटेड। तो यहाँ ये डू क्या है, यहाँ ये डू क्या है, वह डू का कोई भी फॉर्म हो अगर तो हम उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डू हो, डज हो या डिड हो, हमको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। तो यहाँ डाउटेड नहीं होगा, डाउट होगा। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू इफ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट सच लॉफ्टी प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब इस सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वाज थॉरली अप, थॉरली अप। अब जस्ट अ मिनट, इसमें आई थिंक कोई टाइपिंग एरर हो गई है, अपसेट, यहाँ पर क्या आएगा, अपसेट, ये क्या है, upset. The unreasonable behavior of his daughter was thoroughly upset Mr. Gupta. Upset Mr. Gupta. अब इस सेंटेंस में क्या होगा, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वाज थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। यहाँ पर वॉस का प्रयोग जो है सुपरफ्लुअस है। क्या है, सुपरफ्लुअस। किसका प्रयोग, वॉस का प्रयोग। The unreasonable behavior of his daughter thoroughly upset Mr. Gupta. Next है, Ranjan abided by all the rules which were explained to him. Ranjan abided by all the rules which were explained to him before the program. Which, ये भी sentence correct है. We were still talking about what we should do when we heard the children shouting. ये भी सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि वी के बाद शुड यूज हुआ है, करेक्ट है। व्हेन के बाद वी और नेक्स्ट में अपनी खुद की वो मेन वर्ब लेकर आया है और वी के साथ अपनी खुद की है, तो फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये वर्ब का जो प्रैक्टिस सेशन है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट उसमें हम और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके कराएंगे जिससे और भी चीजें कंफर्म होंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।